नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, आजकल आप अफगानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे। जब से यूनाइटेड स्टेट्स एंड नाटो ट्रूप्स अफगानिस्तान से गए हैं, तब से तालिबान अफगानिस्तान का मैक्सिमम प्रोविंसेस को कैप्चर करने में लगे हैं एंड फाइनली वो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल तक कैप्चर कर लिया। तो आप जो उधर अनफॉर्चुनेट इवेंट चल रहा है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। हमारे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो वेरी इंफॉर्मेटिव है। तो इसके साथ साथ अफगानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में जानना भी ज़रूरी है। एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे, जब तक आप इसकी हिस्ट्री पूरा नहीं समझोगे तो जो करंट इवेंट्स को आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 1978 से लेके 2021 का मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या रहा है अफगानिस्तान में वो बताऊंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, फिर भी मैं आपको जितने भी मेजर इवेंट्स हुआ है 1973 से लेके 2001 तक वो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी कंट्री की हिस्ट्री जैसा अफगानिस्तान का भी जो हिस्ट्री है काफी लंबा रहा है। वो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मैं आपको इधर नहीं बताऊंगा। हम शुरू करेंगे 1973 से। देखिए, अफगानिस्तान में मोनार्कियल गवर्नमेंट चलता था, एक किंग हुआ करता था। एक मोनार्क ने 1964 में एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। इसके बाद 1973 में मोहम्मद सरदार दाऊद खान ने मोनार्कियल रूल को अबोलिश किया, बेसिकली एक कूप की सहायता से। वो एक नॉन वायलेंट कूप था, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था। इस कूप से इन्होंने मोनार्की को अबोलिश किया और खुद को फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर लिया। राइट? His attempts to carry out badly needed economic and social reforms met with little success. देखिए, मोहम्मद सरदार दाऊद खान ने जो इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स लाया वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोमुलगेट किया था फरवरी 1977 में, दैट फेल्ड टू क्वेल क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मोहम्मद सरदार दाऊद खान जो इकोनॉमिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे अफगानिस्तान में, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ऑब्वियस ही बात है, उसका ओपोजिशन तो आएगा ही आएगा। आ गया दोस्तों। अब दोस्तों 1978 में पहुंचते हैं जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद दाऊद को ओवरथ्रो किया एक ब्लेडी मिलिट्री कूप में। इस मिलिट्री कूप में मोहम्मद दाऊद को इन्होंने असैसिनेट किया अलोंग विथ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। इस कूप को बोलते हैं सौर रेवोल्यूशन। ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है, इनकी आइडियोलॉजीज कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आप बोल सकते हो। The country was then renamed Democratic Republic of Afghanistan (DRA) and the PDPA regime lasted in some form or another until April 1992। तो 1972 से लेके 1992 तक ये PDPA regime था in some form or another। ठीक है। अब ये पावर में आने के बाद क्या क्या किया आपको पता है। ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एजेंडा बोलते हैं, ये सेक्युलर है। इनके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता। इट मूव टू रिप्लेस रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल लॉस विद सेक्युलर एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वंस। तो बेसिकली अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री था, इसको पूरा बदल दिया इन्होंने, पूरा सेक्युलर आइडियोलॉजीज लाया। इन्होंने क्या किया, men were obliged to cut their beards, women could not wear a chadar and most were placed off limits। बेसिकली जितने भी रिलीजियन सिग्निफिकेंस वाला एक्टिविटीज था उन सबको इन्होंने रिप्लेस किया। PDPA made a number of reforms on women's rights, banning forced marriages, giving state recognition of women's right to vote। देखिए इन्होंने क्या क्या किया, अच्छी अच्छी चीजें किया। विमेंस को अपना राइट्स दिया, फोर्स्ड मैरिजेस को अबोलिश किया एंड विमेंस राइट टू वोट तक लाया। तो इतना सेक्युलर रिफॉर्म्स इन्होंने लाया। बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर इनका विश्वास था ना, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जितने भी चीज लिखा है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने का, सेक्युलर आइडियोलॉजी लाने का, सब कुछ इन्होंने किया PDPA ने। आगे देखिए, ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल वाज अन्नहिता हृदय प्रसाद। PDPA ने अपना रेवोल्यूशनरी काउंसिल में एक लेडी मेंबर को भी इंक्लूड किया था। तो आप समझ सकते हो उधर जेंडर इनइक्वालिटी वाली कोई भी चीज नहीं था। नॉर्मली जो इस्लामिक कंट्रीज में रहते हैं वो उसमें नहीं था, PDPA गवर्नमेंट के राज पर। PDPA ऑल्सो कैरिड आउट लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने कैरी आउट किया। लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या है, जिनके पास ज्यादा लैंड है वो उनसे लेके जो गरीब लोगों को बांटने वाला जो रिफॉर्म्स है। इंडिया में भी हुआ था ये 1950s में। तो ये लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने कैरी आउट किया एंड मूव टू प्रमोट स्टेट एथिज्म। एक रिलीजियस कंट्री से एक एथिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश भी किया। तो आपको मैंने पहले ही बताया, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हमेशा सेक्युलर रहता है,
इनका कोई रिलीजन नहीं होता। दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड यूजरी। यूजरी मतलब क्या है? एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में जो मनी लेंड करते हैं वो जो एक्टिविटी था उसको भी इन्होंने प्रोहिबिट किया। एंड PDPA इन्वाइटेड द सोवियत यूनियन टू असिस्टिंग मॉडर्नाइजिंग इट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तब सोवियत यूनियन एक रिच कंट्री था, आपको पता है सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो इनको इन्होंने इन्वाइट किया। अफगानिस्तान एंड सोवियत यूनियन जो है नेबर कंट्रीज थे, तो PDPA ने सोवियत यूनियन को इन्वाइट किया इन्हें असिस्ट करने के लिए। अफगानिस्तान का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए सोवियत यूनियन का मदद मांगा। प्रिडोमिनेंटली इट्स एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स एंड नेचुरल गैस। तो जो अफगानिस्तान एरिया में जितने भी रेयर मिनरल्स थे, नेचुरल गैस थे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, माइनिंग करने के लिए सोवियत यूनियन से उन्होंने असिस्टेंस मांगा। एंड USSR, सोवियत यूनियन मतलब USSR ही है, ऑल्सो सेंट contractors to build roads, hospitals, schools and drill water wells. They also trained and equipped the Afghan army. तो ये जो PDPA का जो डेवलपमेंट प्लान था उसमें सोवियत यूनियन का हाथ बहुत ज्यादा था। सोवियत यूनियन ने इनको काफी हेल्प किया रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए। तो बेसिकली सोवियत यूनियन का कंट्रोल में था ये जो PDPA, क्योंकि इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ये आप समझ सकते हो। आप देखिए, अब तक तो आपको PDPA जो कर रहा था वो बहुत सही लग रहा होगा, इतने सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन्होंने जो लाया, पर एट द सेम टाइम दे इम्प्रिजन्ड, टॉर्चर्ड और मर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रेडिशनल एलाइट। देखिए, अफगानिस्तान एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री था, उधर ऑल ऑफ ए सडन एक मिलिट्री कूप से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया और इन्होंने सेक्युलर रिफॉर्म्स करने लग गया। मैक्सिमम अफगान पॉपुलेशन को ये अच्छा लगा, पर उधर भी एथनिकल ट्रेडिशनल लोग भी तो थे, इनको ये सही नहीं लग रहा था। तो जितने भी ट्रेडिशनल एलिट के लोग थे ना जो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको इन्होंने मर्डर किया, रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एंड इंटेलिजेंसिया को, बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स को इन्होंने टॉर्चर भी किया। The government launched a campaign of violent repression, killing some 10,000 to 27,000 people. इतने सारे लोगों को इन्होंने मार दिया, एक वायलेंट रिप्रेशन कैरी आउट किया एंड इम्प्रिजन 14,000 टू 20,000 मोर। इतने सारे लोगों को इन्होंने जेल में भी डाल दिया और वो प्रिजन का नाम है पुल-ई-चरखी। ये ध्यान दीजिएगा, अब अफगानिस्तान में एक डिटेंशन सेंटर है पुल-ई-चरखी। इन दिसंबर 1978 PDPA लीडरशिप साइंड एन एग्रीमेंट विद सोवियत यूनियन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अफगानिस्तान का नेबर भी है, तो इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया विच वुड अलाउ मिलिट्री सपोर्ट फॉर द PDPA। PDPA जब भी चाहे उनको मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा सोवियत यूनियन से। इस तरह एक एग्रीमेंट भी सोवियत यूनियन के साथ साइन किया। तो बेसिकली सोवियत यूनियन में इनका जो डिपेंडेंस है वो कहीं ज्यादा बढ़ रहा था। मेजोरिटी ऑफ पीपल इन सिटीज लाइक इन काबुल either welcomed or were ambivalent to these policies। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, जब एक सेक्युलर प्रिंसिपल आया, सेक्युलर गवर्नमेंट आया, तो मैक्सिमम लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, मैक्सिमम लोगों की सपोर्ट इनमें था। जैसे काबुल के मैक्सिमम लोग ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में था, पर ये जो मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड सेक्युलर नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज its heavy dependence on the Soviet Union made it unpopular with a majority of Afghan population। और एक प्रॉब्लम इधर शुरू हो रहा था, इनकी जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिसी है एंड ये ज्यादा जो डिपेंडेंस है सोवियत यूनियन के ऊपर, ये मैक्सिमम अफगान पॉपुलेशन को, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द अफगान पॉपुलेशन को अच्छा नहीं लगने लगा, राइट। Repressions plunged large parts of the country, especially the rural areas, into open revolt। कुछ एरियाज में ओपन रिवोल्ट भी हो गया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो धीरे धीरे ये जो PDPA गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो रहा था। बाय स्प्रिंग 1979 अंडर्स had reached 24 आउट ऑफ 28 अफगान प्रोविंसेस। मतलब टोटल तब 28 अफगान प्रोविंसेस थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अब अफगानिस्तान में कितने प्रोविंसेस है। तो 28 में से 24 प्रोविंसेस में तब ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा था एंड ओवर हाफ ऑफ द अफगान आर्मी वुड either desert or join the insurrection। Most of the government's new policies clash directly with the traditional Afghan understanding of Islam। प्रॉब्लम तो इधर से शुरू हुआ दोस्तों। ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इनकी जो नया पॉलिसीज थे, जितने भी पॉलिसीज ये लेके आए, जितने भी इंटरवेंशन ये लेके आए, दे क्लैश डायरेक्टली विद द ट्रेडिशनल अफगान अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। मैंने आपको पहले ही बताया कि अफगानिस्तान एक हार्डकोर इस्लाम कंट्री थे, तो इनकी जो नया सेक्युलर पॉलिसीज थे ना, ट्रेडिशनल अफगान अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम से क्लैश कर रहा था। देखिए, है तो वो मुसलमान लोग, इनको अपना रिलीजियन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इतना ज्यादा रिलीजन को क्रिटिसाइज करने लगा ना, ये भी इनको अच्छा नहीं लगा। मेकिंग रिलीजन वन ऑफ द ओनली फोर्सेस कैपेबल ऑफ यूनिफाइंग द ट्राइबल एंड एथनिकली डिवाइडेड पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे
अफगान लोगों को यह समझ में आ रहा था अगर हमें यूनिफाई करना है तो एक रिलीजियस बेस्ड गवर्नमेंट ही यूनिफाई कर सकते हैं, एंड अशरिंग इन द एडवेंट ऑफ इस्लामिक पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स। तो तब से ये जो इस्लामिक पार्टिसिपेशन अफगान पॉलिटिक्स में शुरू हो गया। आप देखिए, टू सपोर्ट गवर्नमेंट सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू इंटरवेन। देखिए अफगानिस्तान में इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था? इसलिए कि पीडीपी गवर्नमेंट का सोवियत यूनियन के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंस था, इसलिए ऊपर से इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ इतने सारे एग्रीमेंट साइन करके रखा है और सोवियत यूनियन इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इसके पीछे तो कुछ होगा। तो इसलिए लोगों को ये सोवियत यूनियन के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू इंटरवेन ऑन December 27, 1979। तो December 27, 1979 को रेड आर्मी इन्वेडेड इट्स सथर्न नेबर। रेड आर्मी मतलब सोवियत यूनियन की जो आर्मी है, ये उनके सथर्न नेबर अफगानिस्तान को इन्वेड किया। Over 1 lakh Soviet troops took part in the invasion, which was backed by another 1 lakh Afghan military men and supporters। तो सोवियत यूनियन से 1 लाख मिलिट्री मैन आए और अनदर 1 लाख अफगान मिलिट्री मैन भी थे, इनके सपोर्टर्स भी थे। तो आपको मैं पहले ही बताया ना, इस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स भी थे, प्रोटेस्टर्स भी है, सपोर्टर्स भी है, तो इन सपोर्टर्स भी इनके साथ जुड़ गया। इन रेस्पॉन्स टू द सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, यूएस बिगान आर्मिंग द अफगान मुजाहिदीन। अब आ गया दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इधर। देखिए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जब सोवियत यूनियन अफगान के ऊपर इन्वेड किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, इन्होंने अफगान मुजाहिदीन को आर्म किया, बेसिकली वेपन दिया। अब ये अफगान मुजाहिदीन कौन है? अफगान मुजाहिदीन वर द वेरियस आर्म्ड रिबल ग्रुप्स दैट फॉट इन ऑपोजिशन अगेंस्ट द सोवियत आर्मी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। समझ गया? मतलब जितने प्रोटेस्टर्स थे ना, वो थे अफगान मुजाहिदीन। अब सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया तो अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए यूएस सामने आ गया और यूएस हैंडल मोस्ट ऑफ इट सपोर्ट थ्रू पाकिस्तान ISI। देखिए पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का नेबर है, इन पाकिस्तान के थ्रू ही यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगान मुजाहिदीन को अपना वेपन्स दिया, पाकिस्तान का ISI के थ्रू। ISI क्या है? इंडिया सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान का एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्हीं के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को आर्म्स सप्लाई किया। अब देखो क्या हुआ, सोवियत फोर्सेस ने करीब 2 मिलियन अफगान्स को मार दिए एंड दे ऑल्सो एंगेज्ड इन अबडक्शंस एंड रेप्स ऑफ अफगान वीमेन। जो होना नहीं चाहिए था वही उधर भी हो रहा था। करीब 6 मिलियन अफगानीज भागे उधर से, पाकिस्तान में, ईरान में। उधर से कुछ 38,000 लोग यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए एंड कई लोग यूरोपियन यूनियन चले गए। अफगान रिफ्यूजीज इन ईरान एंड पाकिस्तान ब्रॉट विद them verifiable stories of murder, collective rape, torture and depopulation of civilians by Soviet forces। सोवियत फोर्सेस जो गलत काम उधर कर रहे थे, जो मर्डर कर रहे थे, कलेक्टिव रेप कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, वो सारी न्यूज जो है, यही जो रेफ्यूजीज है जो अफगान से बच के ईरान पाकिस्तान में पहुंच गए, वही लोग मीडिया के सामने लेके आया। तब पूरे दुनिया को यह पता चल गया कि सोवियत फोर्सेस उधर क्या क्या कर रहा है, ब्रूटल काम क्या क्या कर रहा है। तो इससे इंटरनेशनल प्रेशर माउंट अप हो गया एंड ग्रेटर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हो गए दोनों साइड में। इसकी वजह से सोवियट्स ने 1989 को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। तो करीब 79 से 89 तक सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में थे। ठीक है, इसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, जब लोगों को पता चला सोवियत ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान में क्या क्या कर रहा है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स क्या क्या हो रहा था उधर, इसकी वजह से सोवियत यूनियन अपने ट्रूप्स विड्रॉ किया 1989 में। Their withdrawal from Afghanistan was seen as an ideological victory in the United States। मैंने आपको पहले ही बताया यूनाइटेड स्टेट्स अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। ये कोल्ड वॉर क्यों चल रहा था? टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस इन द विसिनिटी ऑफ ऑयल रिच पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में ऑयल रिसोर्सेस बहुत है, तो इसके ऊपर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो इसको काउंटर करना भी यूएस का एक प्लान था। तो सोवियत यूनियन को दुनिया के सामने बेइज्जती करना, ये यूएस का और एक प्लान था। तो इसी वजह से सोवियत यूनियन जहां भी इन्वेड कर रहा था तो दूसरे साइड में यूएस हमेशा आ जाता था। तो वही हुआ इधर भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो सोवियत यूनियन का विड्रॉल को एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री समझा, राइट। आप देखिए 1989 में सोवियत ट्रूप्स पूरे वापस चले गए और 1992 तक पीडीपी पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था वो भी खत्म हो गया। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान फेल इनटू फर्दर डिसअरे एंड सिविल वॉर। अब दोस्तों अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया।
अब उधर बचा कौन था? अफगान मुजाहिदीन। अब ये अफगान मुजाहिदीन के अंदर कई सारे पार्टीज थे, कई सारे फैक्शंस थे, कई सारे लीडर्स थे जो पावर में आना चाहते थे, तो वो आपस में लड़ते ही रहा। इसके बीच में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान लेके आया टू हैव द मुजाहिदीन पार्टीज एंड आर्मीज फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देके, कि मुजाहिदीन पार्टीज के कुछ लोग और आर्मी के कुछ लोग मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बना लो, पर यह भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब से अफगानिस्तान में कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थे। कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, कई सारे इंटरिम प्रेसिडेंट्स आए, पर कोई भी ठीक से सक्सेसफुल नहीं था। तो बेसिकली मुजाहिदीन लीडर्स के बीच में या मुजाहिदीन पार्टीज के बीच में फाइट्स चल रहा था। इस बीच में आ गया दोस्तों तालिबान। 94 से आप बोल सकते हो तालिबान का शुरुआत। इट इज ए मूवमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जामियात उलेमा-ए-इस्लाम रन रिलीजियस स्कूल्स फॉर अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान। तो बेसिकली पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज के लिए एक रिलीजियस स्कूल था, उधर से ये मूवमेंट शुरू हो गया था। तालिबान वर्ड का मतलब होता है पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इट इवेंचुअली डेवलप्ड इन अफगानिस्तान एज ए पॉलिटिको रिलीजियस फोर्स, ठीक है। ये तालिबान मूवमेंट जो पाकिस्तान में शुरुआत हुआ, बेसिकली ये एज ए पॉलिटिको रिलीजियस फोर्स डेवलप हुआ अफगानिस्तान में। किस लिए? गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो मैंने आपको बोला था जो इंटरिम गवर्नमेंट्स वगैरह चल रहा था, इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए मुल्ला ओमर ने शुरू किया था ये मूवमेंट विथ फ्यूअर देन 50 आर्म्ड मदरसा स्टूडेंट्स। शुरुआत में केवल 50 मदरसा स्टूडेंट्स थे तालिबान में, वो आर्म थे। अब इनको ये आर्म्स एंड एम्युनिशन कहां से मिला था? आप सोच सकते हो कहां से मिला होगा? पाकिस्तान से। पाकिस्तान स्टार्टेड सपोर्टिंग द तालिबान। पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट था, तो पाकिस्तान ने ये जो तालिबान को एज ए प्रोक्सी फोर्स यूज किया। बेसिकली प्रोक्सी फोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट वार नहीं लड़ेंगे, किसी और से वार लड़ाएंगे। तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक ग्रुप चाहिए था, तो कुछ मदरसा स्टूडेंट्स को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करके इन्होंने तालिबान मूवमेंट शुरू करवाया। 94 तालिबान टुक पावर इन सेवरल प्रोविंसेस इन सथेन एंड सेंट्रल अफगानिस्तान। तो धीरे धीरे अफगानिस्तान में ये जो तालिबान ग्रुप है, ये पॉलिटिको रिलीजियस फोर्स करके डेवलप हुआ एंड 94 एंड तक इन्होंने कई सारे प्रोविंसेस सथेन एंड सेंट्रल अफगानिस्तान में कैप्चर भी कर लिया। तालिबान का प्लान यह था कि जितना जल्दी हो सके अफगानिस्तान के ऊपर राज करना। इसके लिए 1995 में ही इन्होंने काबुल के ऊपर शेलिंग शुरू किया। और तालिबान का जो मेथड्स था, अटैकिंग मेथड्स, काफी ब्रूटल था। ये हमेशा सिविलियंस के ऊपर टारगेट करते थे, रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर रॉकेट अटैक्स, शेलिंग वगैरह करते थे। 1995 में इन्होंने काबुल को कैप्चर करने की कोशिश किया, पर तब के इस्लामिक स्टेट गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर अहमद शाह मसूद, ये बंदा थोड़ा सही लगा, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने रेसिस्ट किया और तालिबान को इन्होंने डिफीट भी किया। पर एक साल बाद इन्होंने पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया का सपोर्ट से काबुल के ऊपर फिर से अटैक किया एंड सितंबर 27, 1996 को तालिबान ने काबुल को सीज किया एंड एस्टैब्लिश्ड द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे 2021 में भी तालिबान ने जब काबुल को कैप्चर किया तो क्या बनाया? अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ही बनाया। बेसिकली एमीर राज करेगा, एमीर। दे इम्पोज्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान अंडर देयर कंट्रोल देयर पॉलिटिकल एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो बेसिकली जो शरिया लॉ है वो लाया और इशूइंग एडिक्ट्स फॉरबिडिंग वीमेन फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड द होम। इन्होंने काफी सारे प्रोहिबिशंस लाया अफगानिस्तान के अंदर। उसमें मेजर ये था, जितने भी औरतें हैं वो घर के बाहर कोई मेल रिलेटिव के बिना जा नहीं सकते, वो घर के बाहर काम के लिए नहीं जा सकते, स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा पॉलिटिकल एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम वो लोग लेके आया। तो ये सब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब तालिबान का राज चल रहा था, काफी कुछ रेस्ट्रिक्शंस था। यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के हिसाब से जब तालिबान नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न अफगानिस्तान को कैप्चर कर रहा था, कई सारे सिविलियंस को मारा था। यूएन ऑफिशियल्स का कहना यह है देयर हैव बीन 15 मसैकर्स बिटवीन 1996 एंड 2001। मसैकर मतलब लोगों को एक साथ मारना। तालिबान टारगेट करते थे पीपल ऑफ शिया रिलीजियस और हजारा एथनिक बैकग्राउंड। अफगानिस्तान में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है, शिया, हजारा वगैरह, इन्हीं को टारगेट करते थे तालिबान। एंड 1998 में जब इन्होंने मजारी शरीफ को कैप्चर किया था, करीब 4000 सिविलियंस को एक्सिक्यूट किया था एंड मेनी मोर रिपोर्टेड टॉर्चर। कई सारे लोगों को टॉर्चर भी किया था। एंड जब मजारी शरीफ को कैप्चर किया था ना, इतने सारे एक्सिक्यूशंस हुआ था, इसमें सेवरल ईरानियन डिप्लोमेट्स भी थे एंड अदर्स वर किडनैप बाय द तालिबान। देखिए, कई सारे ईरानियन डिप्लोमेट्स को भी इन्होंने किडनैप किया। टचिंग ऑफ ए होस्टेज क्राइसिस दैट नियरली एस्केलेटेड टू ए फुल स्केल वार। एक बहुत बड़ा वार होने वाला था। ईरान ने बोला तालिबान को, इनको छोड़ दो, हमारे डिप्लोमेट्स को, जिसको
आपने किडनैप करके रखा हुआ है, इनको छोड़ दो। ये छोड़े नहीं थे तब करीब 1,50,000 ईरानियन सोल्जर्स मासअप हो गए थे अफगान बॉर्डर में। तो एक बहुत बड़ा वार होने वाला था पर वो हुआ नहीं। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है पाकिस्तानी फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बारे में। ये भाई साहब तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टॉपल करके उधर का प्रेसिडेंट बना था, वो अलग बात है। इसी भाई साहब ने थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज को भेजा था तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपको बोला था ना 96 में जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया मसूद फोर्सेस को डिफीट करके, तब तालिबान को सपोर्ट देने के लिए 2 कंट्रीज आए थे, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया ने तालिबान को पैसे दिए थे क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं। पाकिस्तान के पास है क्या पैसा? कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपना सोल्जर्स को भेजा था। 20,000 रेगुलर पाकिस्तानी सोल्जर्स को भेजा तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ 8,000 मिलिटेंट्स को भी भेजा। आप सोच भी सकते हो क्या एक कंट्री मिलिटेंट्स को रिक्रूट करके रखा हुआ था तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को और 8,000 मिलिटेंट्स को भेजा था करके एक रिपोर्ट आया था। ठीक है, आप देखिए, आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल टू तालिबान ऑन September 27, 1996, अहमद शाह मसूद एंड अब्दुल रशीद दोस्तम, 2 फॉर्मर एनिमीज, क्रिएटेड द यूनाइटेड फ्रंट। अब देखिए दोस्तों, अब मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था September 27, 1996 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया। अब ऐसा नहीं पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर किया, अभी भी कई सारे प्रोविंसेस ऐसे थे जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे। तब ये अहमद शाह मसूद एंड अब्दुल रशीद दोस्तम एक अपोजिशन लीडर था, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, एक यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस करके एक पार्टी बनाया अगेंस्ट द तालिबान के अगेंस्ट, who were preparing offensive against remaining areas under the control of मसूद एंड दोस्तम। तो तालिबान फिर से प्लान्स कर रहा था जितने प्रोविंसेस या एरियाज मसूद एंड दोस्तम के अंडर है उसको भी कैप्चर करने का, पर अब तक वो कैप्चर नहीं हुआ था। तो मसूद एंड दोस्तम ने यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस करके एक पार्टी बना के उन प्रोविंसेस का गवर्नेंस करने या एडमिनिस्ट्रेशन करने निकला जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं था। राइट, in the areas under his control, Ahmad Shah Massoud set up democratic institutions and signed the Women's Rights Charter। इसलिए मैंने बोला अहमद शाह मसूद के बारे में, ये थोड़ा सही बंदा था। इन्होंने उन प्रोविंसेस में जो इनके कंट्रोल में थे, मतलब जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं था, उधर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया एंड विमेन्स राइट्स चार्टर भी साइन किया। ह्यूमन राइट्स वालों का कहना यह है, नो ह्यूमन राइट्स क्राइम्स फॉर फोर्सेस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मसूद फॉर द पीरियड October 1996 अंटिल द असैसिनेशन रिपोर्टेड। मेरा कहने का मतलब यह है, जब अहमद शाह मसूद का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उन प्रोविंसेस में या उन एरियाज में जहां तालिबान नहीं थे, उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई भी क्राइम नहीं हो रहा था। मतलब बहुत अच्छी तरह वो एडमिनिस्टर कर रहा था, ये कहने का मतलब है। कब से? October 1996 से September 2001 तक। September 2001 में क्या हुआ था, तालिबान ने अहमद शाह मसूद को भी मार दिया था। ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंस मेनी सिविलियंस इवन फ्लेड टू द एरिया ऑफ अहमद शाह मसूद। ठीक है, मतलब कई सारे सिविलियंस ऐसे थे जो तालिबान कंट्रोल प्रोविंसेस में जितने भी सिविलियंस थे ना, इसमें कई सारे सिविलियंस उधर से भाग के अहमद शाह मसूद के एरिया में भी चले गए थे। राइट, तालिबान रिपीटेडली ऑफर्ड मसूद ए पोजीशन ऑफ पावर टू मेक हिम स्टॉप हिज रेजिस्टेंस। तालिबान ने ये मसूद का पावर को पहचाना और इनको बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ, पावर में आ जाओ, हम दोनों मिलकर अफगानिस्तान का राज करेंगे। मसूद डिक्लेन फॉर ही डिड नॉट फाइट टू ऑब्टेन ए पोजीशन ऑफ पावर, ही सेड इन वन इंटरव्यू। देखिए, मसूद ने तालिबान को जो ऑफर है उसको डिक्लेन किया। उन्होंने बोला मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये नहीं चाहिए। देखिए, the Taliban say come and accept the post of prime minister and be with us, and they would keep the highest office in the country, the presidentship, but for what price? तालिबान ने मसूद को यह बोला आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ पर प्रेसिडेंट हम रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन अस कंसर्न्स मेनली ऑफ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट। मतलब अहमद शाह मसूद साहब ने यह बोला मुझे कंसर्न है लोगों के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। वी कैनॉट एक्सेप्ट देयर कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एल्स वी वुड हैव टू गिव अप द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। देखिए, ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं चाहिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स नहीं अपनाते हो। आप अपना इस्लामिक लॉ चलाना चाहते हो, वो मेरे से नहीं होगा, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, मुझे नहीं चाहिए करके उन्होंने ऑफर को डिक्लेन किया। वी आर फंडामेंटली अगेंस्ट द सिस्टम कॉल्ड एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। एक एमीर के अंदर एक कंट्री को लाने का जो आपका सिस्टम है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ये मसूद साहब ने क्लियरली बोला तालिबान को। इन अर्ली 2001 मसूद एम्प्लॉयड ए न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ लोकल मिलिट्री प्रेशर एंड ग्लोबल पॉलिटिकल अपील्स। मसूद साहब ने कई सारे
कंट्रीज में जाके तालिबान के अगेंस्ट फाइट करना है, हमें बचाओ, ऐसा करके काफ़ी सारे कंट्रीज में जाके प्ली भी किया था। इन्होंने एक न्यू स्ट्रैटेजी भी बनाया था, लोकल मिलिट्री प्रेशर एंड ग्लोबल पॉलिटिकल अपील्स वगैरह तालिबान के अगेंस्ट बनाने के लिए। बेसिकली कहने का मतलब यह है, मसूद साहब ने काफ़ी ट्राई किया था तालिबान रूल से अफगानिस्तान को बचाने के लिए, पर उसको भी मार दिया गया था। Resentment was increasingly gathering against Taliban rule from the bottom of Afghan society, including the Pashtun areas. मतलब अफगानिस्तान में कई सारे एरिया से तालिबान के जो रूलिंग है उसके अगेंस्ट काफ़ी सेंटिमेंट्स आ रहा था। मौजूद publicize the cause, popular consensus, general elections and democracy worldwide. तो बेसिकली मसूद साहब क्या ट्राई कर रहा था, वर्ल्ड वाइड तालिबान के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट्स लाने के लिए, मतलब पूरे दुनिया को इकट्ठा होना है तालिबान को अफगान से भगाने के लिए। इसके लिए मसूद साहब ने काफी ट्राई किया। आखिर क्या हुआ, तालिबान ने अहमद शाह मसूद को भी मार दिया। अब दोस्तों 2001 अटैक्स के बारे में, आप सबको 9/11 डेट याद है। सितंबर 9, 2011 को अफगानिस्तान बेस्ड अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेन्स को हाईजैक किया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 टारगेट्स के ऊपर हिट किया, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन टावर्स जैसा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी थे, जिसकी वजह से 3000 के करीब लोगों की जान चली गई। The then US President George W. Bush accused Osama bin Laden and Khalid Sheikh Mohammed as the faces behind the attacks. अल कायदा लीडर बिन लादेन लेटर टू अमेरिका में 2002 में ये बोला, इन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है मुस्लिम के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, सोमालिया में, रशिया में, इंडिया में, ये सब की वजह से इन्होंने अटैक किया करके लेटर टू अमेरिका में ओसामा बिन लादेन बोला करके एक रिपोर्ट आया था, वो अलग बात है। अब देखिए, व्हेन द तालिबान रिफ्यूज टू हैंड ओवर बिन लादेन टू यूएस अथॉरिटीज, यूएस अथॉरिटीज ने बोला बिन लादेन को हैंड ओवर करो यूएस अथॉरिटीज को, पर तालिबान ने यह मना किया। यूएस अथॉरिटीज ने यह भी बोला था डिसबैंड अल कायदा बेसेस इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जितने बेसेस है अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो डिसबैंड करो, तो तालिबान ने ऐसा मना नहीं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया, जिसमें टीम्स ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस भी थे, बेसिकली यूएस ट्रूप्स, नाटो ट्रूप्स वगैरह थे, एंड कमांडर्स ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस। यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अफगानिस्तान में मसूद एंड दस्तूम की लीडरशिप में यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस बनाया था, जो अभी भी है यूनाइटेड फ्रंट नॉर्थर्न अलायंस। इसी के बारे में भी हमने वीडियो किया था, शायद आपने देखा होगा। तो इन सब मिलके तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया, जिसकी वजह से तालिबान को काबुल से भगा दिया था और एक इंटरिम गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट से उधर बन गया। अब इसके बाद एक इमरजेंसी लोया जिरगा बुलाया गया। लोया जिरगा मतलब पश्तो लैंग्वेज में ग्रैंड असेंबली होता है। ये काबुल में हुआ था 11 और 19 जून 2002 में, टू इलेक्ट ए ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इट वॉज कॉल्ड फॉर बाय द बॉन एग्रीमेंट एंड बुश एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोया जिरगा क्यों बुलाया गया था, ये बॉन एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। बॉन एग्रीमेंट क्या है, इट इज ऑफिशियली द एग्रीमेंट ऑन प्रोविजनल अरेंजमेंट्स इन अफगानिस्तान पेंडिंग द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, 2001 में तालिबान को भगाने के बाद स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को रिक्रिएट करना था, उधर जितने परमानेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसको री एस्टैब्लिश करना था। तो ये सब एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, वो है बॉन एग्रीमेंट। बॉन जर्मनी में एक सिटी है, उधर ही साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम बॉन एग्रीमेंट है। एंड इट वाज द इनिशियल सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स पास्ड ऑन December 5, 2001 इंटेंडेड टू रिक्रिएट द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को रिक्रिएट करना था। तो कंडक्टेड अंडर यूनाइटेड नेशंस auspicious, the talks of bond sought a solution to the problem of government in Afghanistan. गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान का जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए बेसिकली ये लोया जिरगा हुआ था। बेसिकली एक मीटिंग हुआ था टू इलेक्ट ए ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अफगानिस्तान में सब कुछ बैक टू नॉर्मल करने के लिए एक लोया जिरगा होता है ना, हर जगह एक मीटिंग बुलाता है, उस मीटिंग में सब कुछ तैयार करते हैं आप क्या करना चाहिए, तो वही है लोया जिरगा। अब दोस्तों, while the Taliban began regrouping inside Pakistan, rebuilding of war-torn Afghanistan kicked off in 2002. देखिए, 2002 में अफगानिस्तान का रीबिल्डिंग शुरू हो गया। तालिबान जिसको भगाए थे वो कहाँ भागे, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके अपना रीग्रुपिंग भी शुरू कर लिया। 2002 और 2021 के बीच में अफगानिस्तान में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ। देखिए, अफगान नेशन वाज एबल टू बिल्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स ओवर द ईयर्स बाय क्रिएशन ऑफ एन इमरजेंसी लोया जिरगा। देखिए, इमरजेंसी लोया जिरगा के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें काफी कुछ डिसीजंस लिया गया टू सेट अप द मॉडर्न अफगान गवर्नमेंट एंड की प्रोग्रेसेस वाज मेड इन एरिया सच एज गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो मतलब
अफगान नेशन ने 2002 और 2021 के बीच में यूएस एंड नाटो फोर्सेस की सहायता की वजह से एंड कई सारे और कंट्रीज भी इन्हें हेल्प किए थे, जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे हेल्प किए हैं। मैंने आपको बोला था अफगानिस्तान के जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया ने बना के दिया था, और इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम है वो भी इंडिया ने बना के दिया था। काफ़ी सारे हाईवेज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह इंडिया ने बनाया है। तो इसी तरह काफ़ी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को इस पीरियड के दौरान हेल्प किया। एंड नाटो जो है इस ट्रेनिंग द अफगान आर्म फोर्सेस एज वेल एज इट्स नेशनल पुलिस। अफगानिस्तान के जो आर्म फोर्सेस है, इनकी जो नेशनल पुलिस है, इनको ट्रेनिंग कौन दिया? नाटो ने दिया। ISAF जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है। एंड अफगान ट्रूप्स लेड मेनी ऑफेंसिव्स अगेंस्ट द तालिबान बट फेल टू फुल्ली डिफीट दम। देखिए जो ISAF है एंड जो अफगान ट्रूप्स हैं, इन्होंने इस दौरान में तालिबान के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे ऑफेंसिव्स किया, काफ़ी सारे फाइट हुआ था, पर इन लोगों से तालिबान को कंप्लीटली डिफीट करना पॉसिबल नहीं रहा। इसीलिए तो अब जब यूएस एंड नाटो ट्रूप्स वापस चले गए, ये तालिबान फिर से फुल्ली रीलोडेड आ रहा है, क्योंकि कंप्लीटली उनको खत्म कर नहीं पाया था। By 2009, a Taliban-led shadow government began to form in many parts of the country, complete with their own version of mediation court. ठीक है, 2009 तक तालिबान बेसिकली स्लीपर सेल्स जैसा कहीं कहीं बसा हुआ था। ऐसा नहीं कि तालिबान कंप्लीटली भाग गए थे पाकिस्तान में। तो 2009 तक धीरे धीरे कहीं कहीं रिमोट एरियाज में, रिमोट प्रोविंसेस में तालिबान एक शाडो गवर्नमेंट फॉर्म किया था। मतलब जहां यूएस एंड नाटो ट्रूप्स की इतना प्रेजेंस नहीं है, उस एरिया में तालिबान धीरे धीरे एक शैडो गवर्नमेंट बनाना शुरू किया था। तो कहने का मतलब यह है तालिबान कंप्लीटली अफगानिस्तान से भाग नहीं गए थे, कहीं के रिमोट एरियाज में स्प्रेडेड थे, वो स्लीपर सेल्स जैसा। मतलब इतना ओपनली कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि यूएस एंड नाटो फोर्सेस के डर तो था उनमें, तब भी वो कई एरिया में शैडो गवर्नमेंट चला रहा था। रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान्स। Over 5 million Afghan refugees were repatriated in the last decade, including many who were forcefully deported from NATO countries. देखिए मैंने आपको बोला था जब तालिबान टेक ओवर किया था कई सारे लोग उधर से भाग गए थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो ट्रूप्स आने के बाद कई सारे अफगान रेफ्यूजीज को रिपैट्रिएट कर पाया, मतलब वापस अफगानिस्तान में ला पाया। द लार्ज रिटर्न ऑफ अफगान्स मे हैव हेल्प द नेशंस इकोनॉमी बट कंट्री स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए इतने सारे लोग अफगानिस्तान में वापस आ गया, वो उनका इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है, पर स्टिल अफगानिस्तान वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसकी वजह क्या है? एक तो इतने साल जो वार हुआ, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऐसे एक जगह में कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। ऑनगोइंग गवर्नमेंट करप्शन, ऊपर से ऑनगोइंग गवर्नमेंट में कई सारे करप्शन भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड द पाकिस्तानी बैक्ड तालिबान इंसर्जेंसी, तालिबान की जो इंसर्जेंसी है, जो इंटरनल वार से अभी भी हो रहा है, इसको पाकिस्तान बैक कर रहा है। तो ये सब वजह से अफगानिस्तान अभी भी वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो एक्यूजेस नेबरिंग ईरान ऑफ प्रोवाइडिंग स्मॉल लेवल सपोर्ट। देखिए जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का, वेस्टर्न साइड में ईरान आता है, वो भी तालिबान इंसर्जेंट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है करके यूनाइटेड स्टेट्स एक्यूज करता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस, तालिबान एंड अदर मिलिटेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 76% ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज इन 2009, 75% इन 2010, 80% इन 2011। जितने भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुआ है, इसकी 76% रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है तालिबान के ऊपर। 75% 2010 में, 80% 2011 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट हमीद करजाई ने तब क्या बोला था कि ही इंटेंड्स टू रीच आउट टू द टॉप एचेलन्स ऑफ तालिबान। इसका मतलब यह है अफगानिस्तान प्रेसिडेंट को यह पता था कि तालिबान को बिल्कुल अलग रख के अफगानिस्तान में एक पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तालिबान लीडर्स को बुलाना चाहता था और एक पीस इनिशिएटिव लेना चाहता था। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक लोया जिरगा बुलाया। लोया जिरगा मतलब ग्रैंड असेंबली, एक मीटिंग बुलाया जिसमें तालिबान के लीडरशिप को भी उन्होंने बुलाया अपने अपने ओपिनियन सुनाने के लिए। तो बेसिकली वो चाहते थे अफगानिस्तान में मिलजुल के शांति और समाधान लाए। करजाई ऑल्सो आस्क फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक न्यू पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करने का फैसला लिया, जिसका नाम था नेशनल काउंसिल फॉर पीस, रिकंसिलिएशन एंड री इंटीग्रेशन। एंड करजाई का जो टॉप एडवाइजर है ऑन रिकंसिलिएशन प्रोसेस विद द इंसर्जेंट्स सेड दैट द कंट्री मस्ट लर्न टू फॉरगिव द तालिबान। मतलब धीरे धीरे अफगानिस्तान को यह पता चल रहा था तालिबान को बिल्कुल अलग रखना पॉसिबल नहीं है, तो कंट्री जो है धीरे धीरे तालिबान को माफी देना चाहिए और तालिबान लीडर्स को बुला के साथ साथ सब कुछ करना चाहिए। बेसिकली शांति और समाधान अगर चाहिए तो इस तरह करना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान पॉलिटिशियंस को रियलाइज हुआ। In March 2010, Karzai government held preliminary talks with Hezbi Islami, who presented a plan which included withdrawal of all foreign troops by end of 2010. तो धीरे धीरे उन्होंने 2010 में
जितने फॉरेन ट्रूप्स हैं उनको रिमूव करने का, मतलब अफगानिस्तान से उनको भेजने का प्लान बना रहा था। The Taliban declined to participate, saying Islamic Emirate has a clear position. We have said this many times. There will be no talks when there are foreign troops in Afghanistan soil killing innocent Afghans on daily basis. तो जब भी अफगानिस्तान प्रेसिडेंट तालिबान लीडर्स को मीटिंग के लिए बुला रहा था, पीस टॉक्स के लिए बुला रहा था, तो तालिबान का एक ही कहना था, इस्लामिक एमिरेट हैज ए क्लियर पोजीशन, देयर विल बी नो टॉक्स व्हेन देयर आर फॉरेन ट्रूप्स। जब तक अफगानिस्तान सोइल में फॉरेन ट्रूप्स है तब तक हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। आप सबसे पहले फॉरेन ट्रूप्स को इधर से भेजो, आपने अपने कंट्री में भेजो, इसके बाद हम बात करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह तालिबान ने अपना स्टेटमेंट क्लियर रखा। तो कहने का मतलब यह है कुछ हो नहीं पाया क्लियरली। और एक डेवलपमेंट ये हुआ था डेथ ऑफ बिन लादेन। अब सबको पता होगा मई 2011 को यूएस फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ के मारा था। इसके साथ साथ काफी प्रोमिनेंट अफगान फिगर्स को भी असैसिनेट करना शुरू किया था। ऑल्सो इन द सेम ईयर और एक प्रॉब्लम आ गया। देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए काफी कुछ कर रहा था, अब पाकिस्तानी अफगान बॉर्डर में और एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो था लार्ज स्केल अटैक्स बाई पाकिस्तानी बेस्ड हकानी नेटवर्क। तो पाकिस्तानी बेस्ड और एक नेटवर्क आ गया प्रॉब्लम करने के लिए अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में, इसका नाम है हकानी नेटवर्क। दिस लेड टू यूनाइटेड स्टेट्स वार्निंग पाकिस्तान ऑफ ए पॉसिबल मिलिट्री एक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये क्लियरली पता था ये हकानी नेटवर्क का जो अटैक है ना, इसके पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है। वैसे इनको ये भी पता था तालिबान जो कर रहा है वो पाकिस्तान मिलिट्री की सपोर्ट से है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को वार्न किया, बोला हकानी को कंट्रोल करो नहीं तो हम इनके ऊपर एक मिलिट्री एक्शन करेंगे। एंड यूएस ब्लेम पाकिस्तान गवर्नमेंट, मेनली पाकिस्तानी आर्मी एंड इट्स आईएसआई मतलब इनका जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इनका जो स्पाई नेटवर्क है, ये सब मास्टरमाइंड से बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, ये यूएस को पता चल गया था। एंड अक्टूबर 16, 2011 नाटो ने ऑपरेशन नाइफ एड्ज लॉन्च किया अगेंस्ट द हकानी नेटवर्क इन साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान। जो ये हकानी नेटवर्क है इनके अगेंस्ट नाटो फोर्सेस ने ऑपरेशन नाइफ एड्ज लॉन्च किया। एंड अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने यह बोला था कि ऑपरेशन विल हेल्प एलिमिनेट द इंसर्जेंट्स बिफोर द स्ट्राइकिंग एरियाज अलोंग द ट्रबल फ्रंटियर। इन इंसर्जेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन हेल्प करेगा। नवंबर 2011 में NATO forces attacked Pakistani soldiers in the Pakistan border region, and in 2014 Ashraf Ghani was elected to be the president of Afghanistan। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है मेन जो डेवलपमेंट्स हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो हकानी नेटवर्क के बारे में बोला जिसको नाटो फोर्सेस ने खत्म किया, और 2014 में फाइनली हमीद करसाई चेंज होके अशरफ गानी को प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान चुना गया। 2014 में जब से अशरफ गानी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना है तब से लेके अब तक अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुआ है। एक पढ़े लिखे इंसान है, ये पहले काबुल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर थे। जब से प्रेसिडेंट बना है काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में हुआ है। दूसरे कंट्रीज़ के साथ इनकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी अच्छा रहा है। आपको पता है इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडिया ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ अमाउंट अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह काफ़ी सारे कंट्रीज अफगानिस्तान में पैसे इन्वेस्ट किया है उनके डेवलपमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वगैरह वगैरह। इवन पाकिस्तान के साथ भी इनके रिलेशन सही रहा है। अशरफ गानी एक बार पाकिस्तान विजिट भी किया था, पर जब से ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स करने लगे और ये अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में जो हकानी नेटवर्क्स है और आर्मी की तरफ से जो बॉर्डर स्क्रिमिशेस होता है, ये सब की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है थोड़ा सा खराब रहा है। अब तालिबान के साथ कैसे थे? देखिए, तालिबान के साथ भी अशरफ गानी का रिलेशन इतना बुरा नहीं था। उन्होंने यहां तक बोला था कि तालिबानीज भी अफगानी है और मैं अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट हूं। अगर आप शांति समाधान चाहते हैं आइए हमारे साथ मीटिंग कीजिए। और यहां तक इन्होंने बोला अगर शांति समाधान चाहते हैं या ब्लडशेड वगैरह छोड़ देंगे तो तालिबानीज को अफगान पासपोर्ट भी देने के लिए ये तैयार है, यहां तक बोला था। तो बेसिकली अशरफ गानी शांति और समाधान चाहते हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ प्रेसिडेंट घानी के बारे में बोलने के बावजूद 15 अगस्त 2021 को इन्होंने क्या किया, जब तालिबान काबुल एंटर किया, तालिबान काबुल को कैप्चर करने से पहले ही ये भाग गए। कहां? तजाकिस्तान में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो एक लीडर कभी नहीं करना चाहिए था। तो जैसे भागे यूएस बैक्ड अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स भी हो गया। तो प्रेसिडेंट घानी की तरफ से इतना सब कुछ करने के बाद भी एक नेगेटिव गस्टर इनका पूरा इमेज को टार्निश कर दिया। तो दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। अब लास्ट एक महीने में अफगानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट रहा है या तो डेली न्यूज़ में भी और अलग अलग वीडियोस में हम आपको बताते ही रहते हैं। हाशिद सर की तरफ से काफ़ी सारे वीडियोस आया है, उसको मिस मत कीजिएगा।
एंड आई होप मैंने जितना हिस्ट्री आपको बोला आपको समझ में आ गया। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।